नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पर्यावरण की अगली सीरीज़ में आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम यहाँ पर प्रदूषण को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रदूषण स्टार्ट किया था, प्रदूषण के बाद हमने वायु प्रदूषण देखा। आज हम जल प्रदूषण पे चर्चा करेंगे कि आखिर जल प्रदूषण क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। जितने भी एग्ज़ाम्स में आपके पर्यावरण आते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए जल प्रदूषण एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। ये साइंस में भी आपको कवर करेगा, तो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से राइट डाउन करिएगा। और हर इंपॉर्टेंट चीज़ को हमने यहाँ पे कवर किया है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एमपीपीएससी मेंस, संविदा ग्रेड 3, टीचर्स टीईटी के लिए, हर एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आखिर जल प्रदूषण, कि आखिर वास्तव में जल प्रदूषण होता क्या है। तो हमने पहले भी जलमंडल, जब हमने भूगोल में देखा था, तो हमने देखा कि जल वास्तविक तौर पे और पृथ्वी पर केवल 71% जल है। ऐसे तो केवल नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा है, लेकिन केवल शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि उस 71% जल के होने के बाद भी हमारे पास पेयजल के रूप में बहुत ही कम, मात्र 3% हिस्सा था। 97% आपका महासागरीय जल था, और महासागरीय जल के पश्चात केवल 3%, उसमें से भी ग्लेशियर, भूमिगत जल, नदियाँ, तालाब, झीलें ऐसे बटा हुआ है। तो हमारे पास उस 3% में भी बहुत सारा हिस्सा क्या है, क्योंकि अधिकांश हिस्सा ग्लेशियर में है जो कि बर्फ के रूप में, वो हम यूटिलाइज नहीं करते। तो हमारे पास ले दे के इस पूरी पृथ्वी पर 1 या 2% जल उपस्थित है, और उसी की मानव जो है अति, बिल्कुल अति शोषण करा जा रहा है। इसी वजह से क्या होता जा रहा है कि भूमिगत जल की उपलब्धता या पेयजल की उपलब्धता में कमी आई है, और वही एक वैश्विक समस्या के तौर पर आज हमारे सामने है। क्योंकि देखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप मोबाइल पी नहीं सकते, आप एसी पी नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब, आप जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं उपयोग करते हैं, उन भौतिक सुख सुविधाओं से भी परे आप ये सोचिए कि आपको पीने के तौर पर पानी ही आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए उसकी सुरक्षा की ओर ध्यान देते हैं कि आखिर जल प्रदूषण क्या है। तो जल में प्रदूषकों से उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन जो उसकी गुणवत्ता में कमी ला दे, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, जल में होने वाले, हमने प्रदूषण की उसी परिभाषा को कंटिन्यू रखा है। ऐसा कोई भी परिवर्तन जो जल की गुणवत्ता को कम कर दे, वायु की गुणवत्ता को कम कर दे, वो प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया। मेन चीज़ हमने पहले भी देखा था कि आवश्यक क्या है, प्रदूषक स्रोत। तो आखिर प्रदूषक स्रोत क्या है। जल प्रदूषण को दो आधारों पर बांटा गया। सबसे पहले हमने यहाँ देखा है बिंदु स्रोत या पॉइंट सोर्सेस। तो पॉइंट सोर्सेस में हमने देखा कि ऐसा पॉइंट सोर्सेस उनको बोलते हैं जिनका निश्चित स्रोत उपस्थित हो, कि वो किस स्रोत से उत्पन्न होते हैं, और जिनका निश्चित स्रोत उपस्थित होता है या पता होता है या ज्ञात होता है, उन्हें हम पॉइंट सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी चर्चा करते हैं अबिंदु स्रोत की ओर या नॉन पॉइंटेड सोर्सेस की ओर। मतलब ऐसे स्रोत या ऐसे प्रदूषक जिनका उत्सर्जन स्रोत निश्चित नहीं होता। उदाहरण के तौर पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नगर पालिका सीवेज को हमने रखा हुआ है, यहाँ फैक्ट्रियों से निकला हुआ बहिर्स्राव है, वो फिक्स है, उनका चीज़ों का पूरी प्लानिंग है, नालियाँ हैं, सब चीज़ों के थ्रू। बट आप जब देखते हैं निश्चित स्रोत का ना होना, मतलब कृषि क्षेत्रों से बह के आने वाला, शहरी क्षेत्रों से बहाव आने वाला, धोबी घाट से आने वाला, कभी ज़्यादा कभी कम, कुछ कह नहीं सकते, पशु शव जो बहते चले जाते हैं, शौच वगैरह, सब ये इसलिए, ये सारी चीज़ें क्या है, पॉइंट और नॉन पॉइंट में हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है यहाँ पे आपके सामने। फिर हम देखते हैं आगे की तरफ कि आखिर कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, आखिर कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो हमने हमेशा की तरह प्राकृतिक और मानवीय दो कारकों में इनको विभाजित किया हुआ है। प्राकृतिक कारकों में आप देखते हैं कि ज्वालामुखी से उत्पन्न राख, धूल जब जल में जाती है तो वो संपूर्ण जल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। सेम वैसे ही वनों की जैविक अपशिष्ट, हमने पहले भी कहा था कि वन में जितना भी जैविक अपशिष्ट होता है, बारिश के द्वारा नदियों से होता हुआ, झीलों से होता हुआ पहुंच जाता है, और जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अगर नहीं भी हो रहा है तो उसके अपशिष्ट रिस कर भूमिगत जल तक पहुंचते हैं, और वह रासायनिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। अम्लीय वर्षा एक बहुत ही ज़्यादा, मैंने उसको प्राकृतिक उसमें रखा है, यद्यपि वह मानवीय फैक्ट्रियों से निकले हुए SO2 और नाइट्रेट के कारण होती है, लेकिन वर्षा तो वर्षा है। तो अम्ल वर्षा एक प्राकृतिक स्रोत का हमने वहाँ पे रखा हुआ है। और लास्ट में मृदा अपरदन। मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी मिनरल्स लिंचिंग होती है जो कि जल में पहुँचती है, और उसके द्वारा वो क्या होता है, संपूर्ण जल को प्रदूषित करते हैं, या बहुत ज़्यादा मात्रा में कीचड़ उपस्थित हो जाता है, या मडी वाटर भी हमारे जल प्रदूषण का एक कारण।
ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं मानव जनित कारक, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने मानवीय घटनाओं के कारण उसको किया, तो इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है। सबसे ज़्यादा हम घरेलू अपशिष्ट, हर एक चीज़ साफ करने के लिए हम जल का ही प्रयोग करते हैं। शौचालय बहिर्स्राव, जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं वहाँ से। औद्योगिक अपशिष्ट एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर जब आप देखेंगे दिल्ली में, जब आप देखते हैं कि यमुना पूरी तरह काली हो चुकी है, इतनी सारी फैक्ट्रियों का पानी उस पर जाकर मिलता है। ठीक है। नगरीय कचरा, कृषि उर्वरक व खरपतवार, जितना भी रासायनिक उर्वरकों का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा विदोहन हो रहा है, आप जितना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं, वर्षा जल आता है नदियों तक ही सब कुछ पहुंचता है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इतने सारे शौचालय घर में जब बनाए जा रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि शौच के लिए हम बाहर जाते हैं, वर्षा जल के साथ वह शौच पूरा नदियों तक पहुंचता है और पूरे जल को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और इसलिए हम जल के प्रदूषण को बिल्कुल भी बहुत ही गंभीरता से नहीं लेते हैं। और देखिए कोरोना के समय प्रकृति ने दिखाई दिया कि पिछले 40-50 दिनों में सभी भारत की नदियाँ लगभग स्वच्छ हो गई। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक कदम है प्रकृति के द्वारा, एक सकारात्मक पक्ष कोरोना का। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम आगे देखते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हमने बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया, क्योंकि हमारे परमाणु रिएक्टरों और इन सब ताप विद्युत केंद्रों से वो निकला हुआ जल भी कहीं ना कहीं जल में पहुँचता है और वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं तेल अधिप्लाव या ऑयल स्पिल्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा हमने समुद्री क्षेत्रों में तेल उत्खनन के लिए हमने साइट लगा रखी हुई है, अगर कभी टैंकर फट जाते हैं या तेल रिसाव होता है तो पूरे समुद्री जल में फैलाव कर देता है। तो ये भी एक जल प्रदूषण का एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। जल प्रदूषण और प्रदूषकों को समझने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन एग्जाम्स के नज़रिए से अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जल की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु कुछ विशेष मानक। कि आखिर कैसे पर्यावरण में हमें पता चलता है कि जल प्रदूषित है अथवा नहीं। जल का केवल स्वच्छ दिखना या साफ ट्रांसपेरेंट दिखना ही उसके प्रदूषण का सूचक नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत हमारे यहाँ गाँव में सभी माएँ बोलती हैं कि घरों में भी ऐसा होता है कि पेयजल को बहुत, अगर 2 दिन पुराना पेयजल है या 1 दिन पुराना पेयजल है तो बोला जाता है कि बासा जल मत पीजिए, जबकि वो साफ है, हमने टंकी में भर के रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको पीते नहीं। तो उसके कुछ ऐसे रीजंस हैं, तो वो उन पर अपन नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है डिजॉल्व ऑक्सीजन, जिसकी मैं बात कर रहा था। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, देखिए ध्यान दें। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब घुलित ऑक्सीजन जलीय जीवों के श्वसन हेतु, सामान्य जल में जलीय जीवों के श्वसन हेतु उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या कहलाती है, उस जल की डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाती है। हमने यहाँ पे मानक निर्धारित किया जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है कि सामान्यतः किस जल को आप कंटामिनेटेड बोलेंगे या संदूषित बोलेंगे। तो आप जब भी जल में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 mg/लीटर से कम हो जाती है, ठीक है, जब भी 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा होती है तो तुरंत ही उस जल को चेंज कर देना चाहिए, या ये वो जल क्या कहलाता है, संदूषित, कंटामिनेटेड। और अगर आप अत्यधिक दूषित जल की बात करें तो उसका जो है लगभग वो 4 ग्राम के आसपास आ जाती है ऑक्सीजन, तो उस जल में फिर कोई भी जलीय जीव जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। फिर देखिए बीओडी को देखते हैं। घुलित ऑक्सीजन से हमें जल के दूषित होने या दूषित न होने के संबंध में उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती जितना प्रयोग आधुनिक समय में हम बीओडी से करते हैं। बीओडी का तात्पर्य है जैविक ऑक्सीजन मांग। जैविक ऑक्सीजन मांग क्या है, आपने देखा होगा कि नदियों में खुद को ही शुद्ध करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा नहीं, इतने सालों से नदियों की अस्तित्व धरती पर है, इसका मतलब ये है कि नदियों में खुद ही अपना सिस्टम है साफ करने के लिए। तो वही क्या है वो देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जल में कार्बनिक पदार्थों का जैव रासायनिक अपघटन हेतु उपस्थित ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए उत्तरदायी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी बीओडी कहलाती है। और वास्तविक तौर में पर्यावरण में जल की शुद्धता हेतु या जल प्रदूषण को मापने हेतु बीओडी का ही प्रयोग किया जाता है कि उसके जो जल है उसको कितने जल्दी वो साफ करने की प्रवृत्ति रखता है। जितने जल्दी वो जैव रासायनिक अपघटन कर लेगा उतने जल्दी जल साफ हो जाएगा। ठीक,
लेकिन आप देख रहे हैं कि आधुनिकीकरण आ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, रासायनिक चीज़ों का प्रयोग में वृद्धि हो रही है, इसलिए पर्यावरण में जल प्रदूषण को मापने हेतु एक नवीन अवधारणा है, वो है आपका COD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या कहलाता है? कुल घुलित एवं अघुलित कार्बनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो हम प्रयोग कर रहे हैं, वो चाहे जल में डिजोल्व हो तब भी, जल में डिजोल्व ना हो तब भी, उसके ऑक्सीकरण हेतु, यहाँ पर ध्यान रखने वाला शब्द है, उसके ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कहलाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों पैमाने हमारा पास बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। चूंकि BOD के लिए आपने यहाँ पे एक नोट देखा, आपने देखा कि कैसे उच्च BOD, अगर BOD और DO दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होते हैं, सीधी सी बात है, अगर हमने अपघटन में उपयोग कर लिया तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। यदि अपघटन में यूज नहीं हो रहा, जीव श्वसन में यूज हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो अपघटन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि उच्च BOD है, यदि किसी जल में BOD की मात्रा ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, तो उसका तात्पर्य यह है कि उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की तरफ कि आखिर क्यों जल प्रदूषण, या हम ये इतना पूरा हिस्सा हमारा कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखता है, तो आप ध्यान रखें, प्लीज राइट डाउन करें, आपको कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि हानिकारक प्रभाव क्या है, तो आपने मानव रोग बहुत सारे देखेंगे, और मानव रोगों में सबसे पहला है हमारा इथाइल। आप देखेंगे कि जल में बहुत ज़्यादा धातुओं की मात्रा में वृद्धि हुई, धातुओं की मात्रा से वो मछलियों या जलीय जीवों तक पहुंची, उनका सेवन मानव ने किया, मानव में भी जैव आवर्धन के कारण उन धातुओं की मात्रा में क्या होती गई? वृद्धि होती गई, और ये हानिकारक जैव आवर्धन मनुष्य में रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसी अवधारणा पे हमने आपके सामने कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले कुछ उसको रखा हुआ है, रोगों को, अपन उनको देखते हैं। सबसे पहले इटाई रोग। इटाई रोग का होता है कैडमियम की मात्रा अधिक होने से, जो जल में कैडमियम की मात्रा अधिक होती है, मछलियों में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है, और मछलियों का सेवन हम करते हैं और हमें भी इटाई रोग हो सकता है। फिर आप देखिए मिनीमाटा रोग, किस धातु के लिए? आपको धातु का नाम याद रखना, अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ धातुओं पे ध्यान देना है कि मिनीमाटा रोग जो होता है वो किस होता है? पारे की अधिकता से होता है। फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम देख रहे हैं, बेसिकली नाइट्रेट की अधिकता के कारण हीमोग्लोबिन में चेंजेस आता है, इसलिए हमने उसको बोला है मेथेनोग्लोबिन। यहाँ पे तो जल में जब भी नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, हीमोग्लोबिन की संरचना में चेंज आता है, और वह ऑक्सीजन के परिवहन में बाधित होता है नवजात शिशुओं में, और इसलिए ब्लू बेबी सिंड्रोम नाम दिया। फ्लोरोसिस, ये भूमिगत जल से संबंधित है, जैसे ही फ्लोराइड की मात्रा भूमिगत जल में अधिक होती है तो हड्डियों और दांत में इनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, उसे फ्लोरोसिस कहा गया। और एक और सामान्यतः आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है व्यापम वगैरह में कि क्यों निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल से होता है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट करते हुए यहाँ पे पी लिया। देखिए इनके वास्तविक कारण जब आप जीव विज्ञान में पढ़ेंगे तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ से आप अलग अलग सेपरेट करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि दूषित जल से कौन सा होता है। तो दूषित जल के लिए हमने रखा हुआ है पीलिया, हैजा, टाइफॉइड, डायरिया, ऐसे बहुत सारे रोग जो है किससे होते हैं? इनसे होते हैं। इसके अलावा भी मैंने सिर्फ आज रोगों को यहाँ पे महत्व दिया, इसके अलावा जो हमारे सामान्य आर्थिक नुकसान, राजनीतिक नुकसान, वो अपन प्रभाव आप जल से संबंधित देख सकते हैं, हर घर में जल उपस्थित है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जब महत्वपूर्ण है तो भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए? तो हमने कल भी देखा था कि हमने जल प्रदूषण की स्थापना की थी, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए। उसी से संबंधित आज यहाँ पे हम देखते हैं कि जल प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम कब बना? आपका 1974। ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये अधिनियम आपके लिए, एक्ट है। ठीक है, उसके बाद नदियों की सफाई सबसे पहले गंगा में की, गंगा एक्शन प्लान बना, गंगा प्राधिकरण बना। गंगा प्राधिकरण का ही नाम बदलकर 1995 में क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने हैं, प्लीज़ याद करते जाइए। ऑल द बेस्ट।